तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021 की। तो इसमें कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं एडवोकेट्स के लिए या फिर जो एडवोकेट ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं या और आने वाले न्यू एडवोकेट्स के लिए, सभी एडवोकेट के लिए होंगे। तो अभी ये बिल है, अभी ये पार्लियामेंट में पास नहीं किया गया है। पार्लियामेंट में पास होने के बाद ये एक एक्ट बन जाएगा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2021 ये बन जाएगा। तो उसके बाद ही इसके प्रोविज़न जो है इफ़ेक्टिव होंगे। यानी अभी ये प्रोपोज्ड है, ऐसा होना चाहिए। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रोपोज करके दिया है और जो एडवोकेट की काउंसिल है उसके बाद पार्लियामेंट में इसको प्रोपोज फॉर्म में भी डाला गया है। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। इसमें एक्ट मीन्स क्या होगा, एक्ट मीन्स क्या होगा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2021। और एडवोकेट शैल हैव द सेम मीनिंग जो उन्हें एडवोकेट एक्ट 19 किसमें प्रोवाइड किए गए थे, 1961 वाले में। ठीक है, तो उन्हें सेम मीनिंग अब भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और दोस्तों इसमें कुछ डेफिनेशन दी गई हैं एक्ट ऑफ वायलेंस। ठीक है, एक्ट ऑफ वायलेंस इसमें कुछ बात की गई है, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो ये कह रहा है एक्ट ऑफ वायलेंस क्या है, रेफर्स टू द एक्ट कमिटेड बाय एनी पर्सन अगेंस्ट एन एडवोकेट। यानी किसी भी पर्सन के द्वारा किसी एडवोकेट पर कोई एक्ट किया गया, यानी किसी भी तरह का कोई एक्ट किया गया विद द इंटेंट, ऐसी इंटेंशन के साथ उसको हार्म करने के लिए, टू प्रेजुडिस और डेरेल द प्रोसेस ऑफ इम्पार्शियल। यानी कि जो कोर्ट में हियरिंग कर रहा है या जो वकील जो हायर किया गया है, लॉयर है, उसको इस तरीके से हार्म किया गया कि जो वो केस लड़ रहा है किसी क्लाइंट का, उसको इम्पार्शियल यानी पक्षपात तरीके से दिखाने के लिए, उसकी फेयर जो है उसको मिसलीड करने के लिए, उसको फील या डराने के लिए, कंडक्ट ऑफ एनी लिटिगेशन। ठीक है, कंडक्ट ऑफ एनी लिटिगेशन बिफोर एनी कोर्ट, जहाँ पे वो कोर्ट में केस लड़ रहा है, किसी ट्रिब्यूनल में लड़ रहा है या फिर किसी अथॉरिटी के सामने लड़ रहा है, चाहे इनकम टैक्स अथॉरिटी है, इन विच सच एडवोकेट इज इंगेज और एक्ट ऑफ रिट्रीब्यूशन टुवर्ड द आउटकम ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर एनी ऑफ द एबव फॉर्म्स एंड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। यानी एक्ट ऑफ वायलेंस की डेफिनेशन यहाँ पे चेंज कर दी गई है। तो अगर कोई एडवोकेट किसी कोर्ट में किसी ट्रिब्यूनल के पास में हियरिंग के लिए अपॉइंटेड है किसी क्लाइंट के द्वारा, और सेकंड पार्टी का कोई पर्सन किसी भी तरीके से उस एडवोकेट को हार्म करता है, चाहे थ्रेट के थ्रू, हरासमेंट के थ्रू, कोर्शन, असोल्ट, है ना, इस तरीके से ये सारी की सारी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई हैं। इनमें से वो किसी में भी अगर आ जाता है, ठीक है, ये हैं जैसे, और तो इनमें सब है, सारी की सारी क्या आ जाएगी, एक्ट ऑफ वायलेंस आ जाएगा। यानी कि उसको एक्ट ऑफ वायलेंस की जो पनिशमेंट यहाँ पे दी गई है इस वाले एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल में, वो दी जाएगी उस पर्सन को। तो इसमें कौन कौन सी ड्यूटी आ जाएंगी, हार्म कर रहा है किसी भी तरीके से, इंजरी कर रहा है किसी भी तरीके से, हर्ट कर रहा है आइदर ग्रीवियस और सिंपल, और डेंजर टू द लाइफ ऑफ सच एडवोकेट या उसके किसी फैमिली मेम्बर को, आइदर विद इन द प्रीमाइसिस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के प्रीमाइसिस या फिर प्रीमाइसिस के बाहर, यानी कोर्ट के बाहर कहीं रास्ते में या फिर उसके एडवोकेट के घर पे। दोस्तों ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल बिल है। कोर्शन बाय व्हाटसोएवर मीन्स किसी भी तरीके से उसको कोर्शन कर रहा है। कोर्शन का आप डेफिनेशन देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी हुई है। ऑफ एन एडवोकेट टू रिवील और पार्ट विद द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। यानी कि किसी क्लाइंट की, एडवोकेट के पास तो भाई अगर कोई किसी भी तरीके की फाइल है अपने क्लाइंट की होती ही है, मान लो किसी मर्डर से संबंधित है और जिसने मर्डर किया उस पार्टी का जो पर्सन है वो कह रहा है कि जो गवाही के डॉक्यूमेंट हैं या फिर जो मर्डर वेपन है उससे कुछ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको मिसलीड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि कोर्शन बाय व्हाटसोएवर मीन्स ऑफ एन एडवोकेट टू रिवील। रिवील का मतलब है कि दिखा देना कि क्या प्रूफ है उसके पास में या कुछ ऐसा है। ठीक है, टू रिवील और पार्ट विद द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, जो वो कम्युनिकेशन के लिए एडवोकेट को राइट मिले हुए हैं कि भाई क्योंकि तुम एडवोकेट हो तो तुम्हें वो राइट मिले हुए हैं। ठीक है,
तो उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद है कोर्शन बाय व्हाटसोएवर मीन्स ऑफ एन एडवोकेट नॉट टू रिप्रेजेंट और विड्रॉ हिज वकालतनामा। अगर कुछ इस तरीके से उसको हार्म किया जाता है कि वो रिप्रेजेंट नहीं करने दें उसको, या फिर उसको विवश कर दें कि भाई वो अपना वकालतनामा ही विड्रॉ कर ले, उसको किसी फैमिली मेम्बर को किडनैप कर लें, उसको डरा दें, धमका दें, है ना, किसी भी तरीके से उसको वो कर दें। या फिर उसको फोर्थ पॉइंट है लॉस और डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट और मटेरियल विच सच एडवोकेट इज बाउंड टू होल्ड अंडर लॉ। एडवोकेट की किसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर दें, या फिर एडवोकेट के जो क्लाइंट की प्रॉपर्टी है उसको हार्म कर दें, जो कि एडवोकेट लॉ के अकॉर्डिंग होल्ड करने का हकदार है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है यूज ऑफ डेरोगेटरी लैंग्वेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। भाई जब वो प्रोसीडिंग कर रहा है एडवोकेट, चाहे वो कोर्ट में कर रहा हो, जुडिशियल बॉडी का मतलब है कोर्ट, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। क्वासी जुडिशियल का मतलब है कि जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, एनसीएलटी है, एनसीएलटी है, सेबी कोर्ट है, इस तरीके के। ठीक है। और ये कह रहा है कि सबसेक्शन 2 में कह रहा है दोस्तों कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसकी डेफिनेशन एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2020 में नहीं दी गई है, तो उसकी डेफिनेशन जो इंडिया एडवोकेट एक्ट 1961 में दी गई है, तो वो ही डेफिनेशन अब भी मानी जाएगी। ठीक है। और या फिर आईपीसी में दी गई है, एडवोकेट एक्ट में है, या फिर एडवोकेट ये प्रैक्टिस वाला जो इनके रूल आए थे 2015 में उसमें है, इंडियन पैनल कोड आईपीसी में है, तो उसमें सेम मानी जाएगी। ठीक है। आप देखते हैं दोस्तों, ये अगर कोई इस तरीके के काम करता है, एडवोकेट को डराता धमकाता है या उसको विवश कर देता है कि वो अपनी जो है वकालतनामा विड्रॉ कर ले या रिप्रेजेंट ना कर पाए अपने केस को, तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट यहाँ पे फिक्स की गई हैं इस एक्ट में। तो देखते हैं वो पनिशमेंट क्या है दोस्तों। तो ये है कि हुएवर कमिट्स और अविट्स द कमीशन ऑफ एन एक्ट ऑफ वायलेंस। एक्ट ऑफ वायलेंस की हमने डेफिनेशन अभी ऊपर देखी है। ठीक है। हेयर अंडर अगेंस्ट एन एडवोकेट, एडवोकेट के ऊपर ऐसा कुछ करता है तो शैल बी पनिशेबल विद एन इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ। कम से कम उसे 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी की हो सकती है, 5 साल तक की, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा उसने ऑफेंस किया हुआ है। विद फाइन दोस्तों, उसके साथ फाइन और दिया जाएगा, जो फाइन नॉट लेस देन 50,000, कम से कम फाइन कितना होगा, 50,000 होगा, और जो कहाँ तक जा सकता है, 1 लाख रुपये तक, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। ऑफेंस के ऊपर 50,000 रुपये से 1 लाख तक का फाइन हो सकता है, और जेल कितनी हो सकती है, 6 महीने से 5 साल तक की जेल हो सकती है दोस्तों। और इस सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि अगर किसी पर्सन ने ऐसा सेकेंड टाइम किया, यानी कि उस एडवोकेट को पहले बार कभी हार्म कर दिया या एक्ट ऑफ वायलेंस कर दिया, फिर या तो उसी एडवोकेट के साथ एक्ट ऑफ वायलेंस किया हो, या फिर किसी और एडवोकेट के साथ एक्ट ऑफ वायलेंस किया हो, उसे हार्म किया हो, उसको रिप्रेजेंट ना कर दे और कर ना दे रहा हो, या फिर उसका कोई प्रॉपर्टी वगैरह हार्म कर दी हो, उसके क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट रिवील करा लिए हों, तो सेकंड अगर केस में वो ऐसा कुछ करता है, तो सेकंड केस में इम्प्रिजनमेंट कितनी है दोस्तों, फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 2 years, कम से कम 2 साल, विच में एक्सटेंड टू 10 years, और फाइन कितना होगा, नॉट लेस देन 10 लाख, कम से कम 10 लाख होगा, एंड फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपये। इसमें मिनिमम की लिमिट विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख, यानी मिनिमम ही 10 लाख कर दिया गया। बाकी कोर्ट चाहे तो थोड़ा बहुत कम बढ़ती उसको कर सकता है कंपनसेशन। दोस्तों इतना तो फाइन लेगी, ये जो फाइन होगा ये कोर्ट के पास जाएगा, सरकार लेगी, यानी कि इन एडिशन टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड एबव, जो पनिशमेंट प्रोवाइड की गई हैं फॉर एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 3, द पर्सन सो कन्विक्टेड शैल आल्सो बी लायबल टू पे बाय वे ऑफ कंपनसेशन सच एन अमाउंट, यानी कि भाई उतना जो पेनल्टी है वो तो किसको जाएगी, गवर्नमेंट को जाएगी, कोर्ट को जाएगी, लेकिन कंपनसेशन का मतलब होता है जो हमने कुछ हार्म किया किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है, उसके लिए हम उसकी भरपाई कर रहे हैं उस नुकसान की। कंपनसेशन एक तरह से भरपाई होता है, ठीक है, तो हम उसकी भरपाई के लिए बाय वे ऑफ कंपनसेशन सच अमाउंट एज मे बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट,
जो कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि इतना अमाउंट होना चाहिए, उतने अमाउंट उसको देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नोट विद स्टैंडिंग द कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 6 हेयर अंडर इन केस ऑफ डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी और लॉस कॉज्ड द कंपनसेशन पेबल शैल बी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द डैमेज प्रॉपर्टी। अगर किसी प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, हार्म किया है, तो कितना होगा? जो प्रॉपर्टी की आज के टाइम पे वैल्यू है उसकी वैल्यू के डबल के बराबर तक हो सकता है। ठीक है, कंपनसेशन पेबल शैल बी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के डबल तक हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अपॉन फेलियर टू पे कंपनसेशन, अगर वो पर्सन कंपनसेशन पे करने में फेल हो जाता है, यानी उसके वो कहता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कर तो दी गड़बड़। ठीक है, तो उसको क्या हो सकता है? अवार्डेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2 हेयर अंडर सच अमाउंट शैल बी रिकवर्ड एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट। यानी कि ये जो अमाउंट है ये इस तरीके से रिकवर किया जाएगा जैसे कि टैक्स का अमाउंट किया जाता है। टैक्स का अमाउंट कैसे किया जाता है? लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी तक की जब्त कर ली जा सकती है। ठीक है, इस चीज़ के लिए ही। अब दोस्तों सबसेक्शन 5 आ गया, नेचर ऑफ ऑफेंस एंड जुडिक्शन ऑफ कोर्ट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि CRPC में जो प्रोविजन है उसको हटा करके इनकी बात मानेंगे। एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल। जो ऑफेंस हमने सबसेक्शन 3 में अभी हम पढ़ के आए हैं दोस्तों, तो ठीक है, ये वाले जो ऑफेंस है कितने होंगे? नॉन वेलेबल। अगर कुछ ऐसा करता है एडवोकेट के अगेंस्ट तो वो उनको बेल नहीं मिलेगी, जमानत नहीं दी जाएगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे वो। और क्लोज 2 में क्या गया है? एनी केस रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 3 शैल बी इन्वेस्टिगेटेड बाई ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। कि जो भी केस रजिस्टर्ड होगा सेक्शन 3 के अंडर, वो किसके द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा? कम से कम SP हो या फिर उससे ऊंची रैंक का कोई ऑफिसर हो। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए केस अंडर सेक्शन 3 शैल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन का भी यहाँ पे टाइम दिया गया है भाई, 30 डेज में जो है कंप्लीट करनी होगी। ऐसा नहीं कि तुम उसे 4 साल तक भगाते रहोगे। ठीक है, जब से कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी गई है। दोस्तों फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है FIR जिसे हम बोलते हैं। नो कोर्ट इन्फीरियर टू द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शैल ट्राई टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3। जो ऊपर के हमने देखे कोर्ट या कोर्टशन वगैरह, तो उनको कम से कम डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट का जज ही वो कर सकता है, कोई छोटा मोटा ऑफिसर ये नहीं कि उससे कम रैंक का कर पाएगा। उसके बाद ये इंक्वायरी वगैरह के बारे में दी गई है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। तो वेर ए पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 सच ऑफेंस में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बी कंपाउंडेड बाई ए पर्सन अगेंस्ट होम सच एक्ट ऑफ वायलेंस इज कमिटेड। दोस्तों कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि जैसे इम्प्रिजनमेंट दी गई 2 साल की, तो उसको ऑफर दे दिया जाएगा अगर कोर्ट को लगता है कि देना जायज़ है, जेन्यून है, तो इम्प्रिजनमेंट यानी जेल के बदले में कुछ अमाउंट उससे ले सकते हैं पैसे, कि भाई 2 साल की जेल की जगह तुम 5 लाख रुपए पे कर दो। तो यहाँ पे तुम्हारी जो इम्प्रिजनमेंट है वो कंपाउंड यानी एक्सचेंज कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद है एडवोकेट को पुलिस प्रोटेक्शन और दी जाएगी। आगे देख सकते हैं सेक्शन 7 में, एन एडवोकेट हु इज अंडर द थ्रेट ऑफ बीइंग ए विक्टिम ऑफ एन एक्ट ऑफ वायलेंस शैल बी एंटाइटल्ड टू पुलिस प्रोटेक्शन। अगर एडवोकेट को ये लगता है कि कोई उसे डरा रहा है, धमका रहा है, या कुछ डरा करके धमका करके उससे डॉक्यूमेंट्स ले सकता है, चाहे वो उसके खुद के हों या उसके क्लाइंट से हों या उसके केस से रिलेटेड हों, तो एडवोकेट क्या कर सकता है? एडवोकेट जो है एक एप्लीकेशन दे सकता है अपॉन एन एप्लीकेशन किसको देगा? बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, जहाँ पर भी और प्रैक्टिस कर रहा है उस स्टेट के हाई कोर्ट को एक एप्लीकेशन दे देगा कि भाई मुझे ऐसा कुछ धमकियाँ आ रही हैं और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन जो है मिलनी चाहिए मेरी सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो हाई कोर्ट पहले देखेगा, और अगर हाई कोर्ट को लगेगा
द हाई कोर्ट इफ इट थिंक्स फिट एंड प्रॉपर मे कॉल ए रिपोर्ट फ्रॉम द कंसर्न स्टेट बार काउंसिल। तो अगर हाई कोर्ट को सही लगा तो हाई कोर्ट उस स्टेट के बार काउंसिल से एक रिपोर्ट ले सकता है और उस पर्सन को, उस एडवोकेट को पुलिस प्रोटेक्शन दे सकता है। वेर एवर द पुलिस सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड टू द एडवोकेट, द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी जो होता है पुलिस का, बिफोर टेकिंग ए डिसीजन टू विड्रॉ, रिड्यूस और डिसकंटिन्यू सच सिक्योरिटी, रेफर द मैटर टू द रजिस्ट्रार ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इन केस ऑफ एन एडवोकेट ऑर्डिनरी इन द हाई कोर्ट द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाई कोर्ट। ये कह रहा है कि जब एक एडवोकेट को सिक्योरिटी दी गई तो कुछ टाइम बाद में ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटी को कम किया जाएगा या हटाया जाएगा। तो उस केस में जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, अगर एडवोकेट का मैटर चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो जो रजिस्ट्रार ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसकी परमिशन लेके ही सिक्योरिटी को कम या बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। अगर मैटर चल रहा है हाई कोर्ट में तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट से परमिशन लेकर के ही करेगा। ठीक है, सबसेक्शन 4 में कहा गया नो डिसीजन शैल बी टेकन बाय द एसपी टू विड्रॉ, रिड्यूस और डिसकंटिन्यू द सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू द एडवोकेट अनलेस ए नोटिस ऑफ 1 वीक इज फर्स्ट सर्व्ड ऑन द एडवोकेट इन दिस रिगार्ड। यानी कि कहा गया कि जो सिक्योरिटी एडवोकेट को दी गई है उसको हटाने से पहले, कम करने से पहले या डिसकंटिन्यू करने से पहले एडवोकेट को कम से कम 1 वीक का नोटिस दिया जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एडवोकेट डीम टू बी ऑफिसर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो ये और प्रिविलेज मिल गया है जो कि पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब एडवोकेट प्लीडिंग फॉर ए पार्टी बिफोर द कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी इंक्लूडिंग द पुलिस shall be deemed to be an officer of such institution and extended same treatment available to other officers of such institution। यानी कि जब एक एडवोकेट हियरिंग कर रहा है किसी कोर्ट और ट्रिब्यूनल में तो उसको भी उस कोर्ट और ट्रिब्यूनल का एक ऑफिसर की तरह ट्रीट किया जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, उसको भी सेम तरह की ट्रीटमेंट मिलेगी जो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट ऑफिसर को मिलती है। 3 member कमेटी फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस ऑफ एडवोकेट्स बार एसोसिएशन, दो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ द एडवोकेट एट एवरी लेवल। इन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, हाई कोर्ट लेवल पे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे करेंगे। और जो कमेटी होगी वो क्या करेगी, हेड ऑफ द जुडिशरी दैट इज डिस्ट्रिक्ट जज एट डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल, द चीफ जस्टिस कंसर्न। तो दोस्तों उसमें कुछ कैटेगरी बनाए जाएंगे कि 1-2 पर्सन उसमें कहाँ का होगा, डिस्ट्रिक्ट जज होगा, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे अगर हाई कोर्ट की कमेटी है। तो इस तरीके से बना करके उसमें कुछ डिसीजन लिए जाएंगे और डिसाइड किया जाएगा कि इस एडवोकेट को क्या क्या प्रिविलेज मिलने चाहिए, किस लायक है, इस तरीके से कुछ सर्टिफिकेट लेने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। और इसमें हम आगे देख लेते हैं प्रीएम्बल, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन। अगर आप देखेंगे तो इसमें सेम ही है जो पहले थे। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। इसमें फिर कुछ केस भी दिए गए हैं कि भाई केस का रेफरेंस दिया गया है उनको कुछ और अच्छी तरीके से वो करने के लिए। ठीक है, ऊपर तो एडवोकेट ऑफिसर हो गए। सेक्शन 9 में 3 member की एक कमेटी बना दी जाएगी। और सेक्शन 10 में प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन इन ड्यू कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज बाय एडवोकेट, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इनफोर्स, नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट एन एडवोकेट फॉर एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन in the due conduct of duties of such advocate in pursuance of provision of this act। ये कह रहा है कि अगर कोई एडवोकेट इन गुड फेथ कोई भी काम कर देता है, कोई सूट फाइल कर देता है, प्रोसिक्यूशन कर देता है, तो कुछ ऐसा काम कर देता है जो गुड फेथ में, जो लॉ के अकॉर्डिंग है, इस वाले एक्ट के या फिर किसी और के अंदर, तो उसको उसके अगेंस्ट कोई केस वगैरह फाइल नहीं किया जाएगा। Government shall recognize and respect all communication and consultation between the lawyer and their client within the professional relationship and they are not to be treated as confidential। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट को भाई इस तरीके से ट्रीट करना होगा, रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना होगा जो भी लॉयर के और उसके क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है।
Lawyer shall be entitled to form and join professional association to represent their interest, promote their continued education and training and protest for their rights privilege। तो इसमें सारी बात दी गई है कि ये एडवोकेट जो है एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना करके काम कर सकता है और अपने राइट के लिए तो प्रोटेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं किसी भी तरह के उसके लिए जायज़ तरीके से। प्रोटेक्शन फ्रॉम इनलीगल अरेस्ट एंड मिलिशियस प्रोसिक्यूशन ऑफ एडवोकेट। नो पुलिस ऑफिसर शैल अरेस्ट एन एडवोकेट। कोई भी पुलिस ऑफिसर एडवोकेट को अरेस्ट नहीं करेगा। एंड इन्वेस्टिगेट ए केस अगेंस्ट एन एडवोकेट विदाउट द स्पेसिफिक ऑर्डर। विदाउट द स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर किसका होना चाहिए, तो ये देख लेते हैं हम। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के स्पेसिफिक ऑर्डर के बिना पर कोई उसको अरेस्ट नहीं कर सकता और इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑफ ए कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय एन एडवोकेट द पुलिस ऑफिसर शैल एंटर और कॉज टू बी एंटर द सब्सटेंस। तो इस तरीके से कर दिया गया है। और हम आगे देख लेते हैं। सब सेक्शन 2 में भी प्रोटेक्शन की बात की गई है। सेक्शन 12 में बात की गई है दोस्तों, प्रिजम्पशन एज टू कोर्शन इन केस ऑफ पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग प्रिविलेज्ड communication from legal practitioner whenever any public servant having power of investigation under chapter 12 CRPC or such other power of detention, arrest and investigation under any law, power to make rule। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके इनसे रिलेटेड कुछ और रूल भी बना सकती है। सोशल सिक्योरिटीज फॉर एडवोकेट। सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट may make provisions to provide financial assistant। तो दोस्तों फाइनेंशियल असिस्टेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती है। किसको प्रोवाइड की जा सकती है, किसी एडवोकेट को। may make provision to provide financial assistant to all the needy advocates of the country during any unforeseen situation like pandemic। इस साल ये मिनिमम ऑफ रुपये 15,000 रुपये की दी जा सकती है एवरी मंथ। 15,000 रुपये की उन्हें पर मंथ प्रोटेक्शन भी दी जा सकती है फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर। ठीक है। लोन फैसिलिटी इफ नीडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट मे इश्यू अप्रोप्रिएट सर्कुलर्स डायरेक्टिंग द PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड शेड्यूल्ड बैंक टू ग्रांट लोन टू द नीडी एडवोकेट ऑन रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों इन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल चुके हैं। एक्ट ऑफ ओवरराइडिंग इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कई सारे इनको बेनिफिट मिल गए हैं। लोन भी मिल सकता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट भी मिल सकती है और उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल सकती है। और दोस्तों कोई सुपरिंटेंडेंट भी डायरेक्टली उन्हें अरेस्ट या इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता जब तक कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्या ना ले लें स्पेशल ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर ना हो इन सब के अगेंस्ट। तो दोस्तों ये था एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021। जब ये पार्लियामेंट में पास हो जाएगा तो हम एक और वीडियो इस पर रिलीज कर देंगे।